गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है दिल्ली एनसीआर's क्लीन मोबिलिटी स्कीम। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने 2 साल के लिए क्लीन मोबिलिटी स्कीम दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए अप्रूव कर दी है, जिसमें इंसेंटिवाइज किया जाएगा ओनर्स को ओल्ड मोर पोल्यूटिंग ट्रक्स और बसेस वाले कि वो अपने BS6 कंप्लाइंट व्हीकल्स के साथ उसे रिप्लेस करें। इससे जो है ओनर्स लगभग 2 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स के उन्हें बेनिफिट मिलेगा। तो BS नॉर्म्स क्या होते हैं? एमिशन रेगुलेशंस जो सेट की हैं गवर्नमेंट ने, ताकि अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट जो एक व्हीकल का इंजन रिलीज करता है उसे कंट्रोल किया जा सके। BS6 जो है वो सबसे स्ट्रिक्टेस्ट और अभी करंट का स्टैंडर्ड है। दिल्ली के पास लगभग 3 करोड़ के आसपास रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं जो 7% से ग्रो हो रहे हैं हर साल। सभी व्हीकल्स इक्वली पॉल्यूट नहीं करते। ओल्ड ट्रक्स और बसेस जो हैं डिसप्रोपोर्शनेटली रिस्पॉन्सिबल हैं लार्ज शेयर ऑफ डैमेज के लिए। ट्रक्स और बसेस जो है वो टुगेदर 36% PM2.5 एमिशंस के लिए अकाउंट करते हैं। 2018 की एक स्टडी है टेरी की, उसने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो 40% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और 63% ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली एनसीआर में। तो ओल्ड व्हीकल्स इतने वर्स क्यों हैं? एक व्हीकल जो मैकेनिकली फिट है वो फिर भी डेंजरसली पॉल्यूटिंग हो सकता है अगर वो ओल्ड BS स्टैंडर्ड पर ऑपरेट कर रहा है। जैसे जैसे इंजन के पार्ट्स वेयर आउट होते हैं, कंबस्शन इनकम्प्लीट होती है और एमिशन कंट्रोल्स और डिग्रेड हो जाते हैं। ओल्ड व्हीकल्स के पास मॉडर्न सिस्टम्स भी नहीं है, जैसे कि डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर्स, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है, जो BS6 व्हीकल्स यूज़ करती हैं। अब स्कीम क्या प्रपोज कर रही है? ये स्कीम कह रही है कि हम व्हीकल ओनर्स को वॉलंटरीली फेज आउट करने के लिए ओल्डर ट्रक्स और बसेस, उसके लिए हम इंसेंटिव्स देंगे ताकि वो क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ मूव हों। लेकिन इसमें जो जैसे BS3 या उससे पुराने व्हीकल्स हैं उसके लिए स्क्रैपिंग जो है वो मैंडेटरी होगी, ताकि ऐसा ना हो कि जो ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं वो सिंपली दिल्ली से रेलोकेट होकर किसी और सिटी में चले जाएं। ठीक है, तो कैसे ये इंडिया के लिए जो है ज़्यादा सही है? दिल्ली एनसीआर रीजन में और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे PM ई बस सेवा स्कीम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, क्लीन मोबिलिटी स्कीम जो है इन स्कीम्स को कॉम्प्लीमेंट करेगी। अब दिल्ली एनसीआर रीजन का जो पोल्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट, इंडस्ट्रीज, सीजनल फैक्टर्स से जो है वो प्रभावित होता है। मीटरोलॉजिक भी मैटर करती है, तो इसके लिए जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो मॉनिटर करती रहती है कि क्या क्या सोर्सेज हैं। इस डेटा में जो है ये कहा गया है कि व्हीकल्स जो है वो बहुत बड़ा जो है वो जो डर्टी व्हीकल्स हैं वो बहुत बड़ा बैकलॉग है, उसकी वजह से जो है पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, RBI होल्ड्स इंटरेस्ट रेट्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। RBI ने MPC के थ्रू रेपो रेट को अनचेंज रखा है। MPC क्या है? MPC ने एक कॉशियस वेट एंड वॉच अप्रोच फॉलो की है अनसर्टेनिटी की वजह से, जो टेंशंस चल रही हैं US, इजराइल और ईरान में। तो उसकी वजह से हायर एनर्जी प्राइसेस चल रहे हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं, फाइनेंशियल मार्केट वॉलिटिलिटी है, ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी है। तो रेपो रेट जो है वो अनचेंज्ड है, 5.25% पर ही है। ठीक है, अब RBI ने GDP ग्रोथ फोरकास्ट को फाइनेंशियल ईयर 2027 में 6.9% से बढ़ाकर से कम करके 6.7% कर दिया है। RBI का कहना है डोमेस्टिक डिमांड तो रिजिलियंट है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज भी एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन एक्सटर्नल शॉक्स जो है वो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को मॉडरेट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन का भी रिस्क थोड़ा सा लग रहा है। CPI इन्फ्लेशन जो फोरकास्ट है वो 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया, जो कि फिर भी बैंड ऑफ 4+-2 में ही है, लेकिन फिर भी 4% का जो मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट है उससे ज़्यादा है। ठीक है, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ रहा है? क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से जो है जो आपका इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट आ रहा है। फिर फूड इन्फ्लेशन का भी रिस्क है हीट वेव कंडीशंस की वजह से। WPI इन्फ्लेशन भी जो है वो शार्पली 8.3% बढ़ी है। तो एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंडीशंस को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए RBI ने कुछ कैपिटल इनफ्लो एनहेंसिंग मेजर्स अनाउंस किए हैं, जैसे कंसेशनल फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी PSUs के लिए। अब PSUs उसमें जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स करेंगे। जब वो बाहर से पैसा लाएंगे तो जो है हमारे पास करेंसी आएगी इंडिया में, तो जो है उससे जो है जो लोकल बोरोइंग करने के बजाय वो बाहर से बोरोइंग करेंगे, तो जो है फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी और उससे रुपये को स्टेबिलिटी मिलेगी। RBI का ने जो है हेजिंग सपोर्ट भी अनाउंस किया है FCNR डिपॉजिट्स के लिए। अब बैंक्स जो है उससे क्या होगा कि अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करेंगे फॉरेन जो है जो अकाउंट होल्डर्स को, ताकि वो यहाँ पे ज़्यादा पैसा जमा कराएं। ठीक है, RBI ने जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो एलिजिबल होती हैं फुली एक्सेसिबल राउट के लिए, उसको भी एक्सपैंड कर दिया है। इससे फॉरेन पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट्स में भी बढ़ेगी। अब जो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स है NRIs और OCIs के लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, वो भी बढ़ा दी गई है। तो
अब आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि जो रुपी है अभी भी ओवर वैल्यूड है, जितना उसे गिरना चाहिए उतना अभी भी नहीं गिरा है, क्योंकि आरबीआई जो है वो अभी भी उसे कंट्रोल कर रहा है, बार बार पैसा जो है वो रिलीज़ करके डॉलर्स को बेच के। तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो वो राइज हो रही है। इसका मतलब है कि बिजनेस का कॉन्फिडेंस तो इंडिया में अभी तक अच्छा चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से रुपी फॉल हो रहा है, वो डॉलर की वजह से जो है वो सभी करेंसीज पे जो है इफेक्ट आ रहा है, उनमें से रुपी पर भी इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जन समर्थ पोर्टल। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जन समर्थ पोर्टल ने 4 साल अपने जर्नी के कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, 2022 में उनको लॉन्च किया गया पोर्टल है। क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसका ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को रीच को बढ़ाना, दूसरा है क्रेडिट डिलीवरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना। बहुत सारे स्टेक होल्डर जो हैं फाइनेंशियल इकोसिस्टम के, उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है। 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। एक डिजिटल मार्केट प्लेस है फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस बेनिफिशरीज़ के लिए 24/7 बेसिस पर अवेलेबल है। सिंगल विंडो फैसिलिटी है 15 क्रेडिट लिंक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए और 254 मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने STPI टेक समिट 2026 ऑर्गेनाइज की है। तो ये STPI क्या होते हैं? 1991 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाए थे ताकि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हो सके कंट्री में से। तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम जो है, ये दोनों मिलकर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स कंट्री से बढ़ाते हैं। तो और फैसिलिटेट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट और कंप्लायंस, और पैन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी नर्चर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने MOU साइन किया है LLF के साथ अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए अक्रॉस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, 1998 में लॉन्च की गई ताकि क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन मिल सके ST स्टूडेंट्स को क्लास 6 से लेके 12 तक रिमोट एरियाज़ में। तो हर ब्लॉक में जहाँ पर 50% से ज़्यादा ST पॉपुलेशन है या 20,000 ट्राइबल पर्सनस हैं, वहाँ पर ये स्कीम चलाई जाती है। अब जो EMRs हैं, ये को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं क्लास 6 से 12 तक, और ये नवोदय विद्यालय के पार में होते हैं, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोलर साइकिल। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स जो हैं IIA के, उन्होंने 100 ईयर्स का डेटा यूज़ करते हुए इन्वेस्टिगेट किया कि कैसे सेलुलर स्ट्रक्चर जो हैं जिनको हम सुपर ग्रैन्युलेशंस कहते हैं, वो बिहेव करते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ सोलर साइकिल। सोलर साइकिल क्या होती है? 11 साल की साइकिल होती है सोलर एक्टिविटी की। इसे इंडिकेट होती है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ सन स्पॉट्स जो कि सरफेस पर विजिबल हैं। हर 11 साल में सन का मैग्नेटिक फील्ड कम्प्लीटली फ्लिप हो जाता है। सोलर साइकिल अफेक्ट करती है एक्टिविटी ऑन द सरफेस ऑफ द सन। इसको ट्रैक किया जाता है काउंट करके नंबर ऑफ सन स्पॉट्स। सोलर मिनिमम क्या होता है? जब बिगनिंग होती है सोलर साइकिल की। सोलर मैक्सिमम क्या होता है? जब मिडल होता है सोलर साइकिल का। तो सोलर साइकिल जो है उसका पोटेंशियल होता है कि वो अर्थ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को अफेक्ट कर सकता है। अब सन की सुपर ग्रेनुलेशन क्या होती है? एक ऐसा फिजिकल पैटर्न है जो सरफेस ऑफ द क्वाइट सन को कवर करता है, और ये हॉरिजॉन्टल स्केल पर लगभग 30,000 किलोमीटर के हिसाब से होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि ANRF ने डिजिटल पोर्टल सपोर्ट जो है बनाया है ताकि पेटेंट फाइलिंग सपोर्ट में ट्रेनिंग दी जा सके। तो ANRF क्या है? एक जो है ANRF एक्ट के अंदर 2023 में इसको बनाया गया, स्टेचुटरी बॉडी है एक तरह से। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। सीड, ग्रो और प्रमोट करना R&D में इसका ऑब्जेक्टिव है, और इसकी एक एपेक्स बॉडी है जो हाई लेवल स्ट्रेटजिक डायरेक्शन देती है साइंटिफिक रिसर्च की इंडिया में, एक कल्चर ऑफ रिसर्च और इनोवेशन फॉस्टर करने के लिए। लगभग 50,000 करोड़ के फंड्स को ये मोबिलाइज करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं EAC टू द प्राइम मिनिस्टर। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो PM ने जो है चेयर की है मीटिंग EAC टू द प्राइम मिनिस्टर की। EAC क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें जो कि एडवाइस देती है इकोनॉमिक और रिलेटेड इशूज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो अगर हम देखें तो ये एनालाइज करती है कि कोई भी इशू या इकोनॉमिक हो या अदरवाइज, वो रेफर करती है प्राइम मिनिस्टर को और उनको एडवाइस करती है, उसके ऊपर एड्रेस करती है इशूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जो रोल है EAC टू PM का, वो एडवाइजरी है इन नेचर, बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पर। EAC टू द प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेडेड होती है एक चेयरपर्सन द्वारा और कंसिस्ट करती है एमिनेंट इकोनॉमिस्ट को एज मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन ने एक MOU साइन किया है काठमांडू यूनिवर्सिटी के साथ। तो डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। इंडिया का नेशनल इनिशिएटिव है AI ड्रिवन मल्टीलिंगुअल डिजिटल इंक्लूजन और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का। ओपन सोर्स इनोवेशन, मल्टीलिंगुअल AI रिसर्च, डेटा सेट क्रिएशन, स्टार्टअप इनेबलमेंट, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Delhi NCR's Clean Mobility Scheme. This topic is important for your environment section. Union Cabinet has approved a 2-year clean mobility scheme for Delhi NCR region. This scheme will incentivize owners of old, more polluting trucks and buses to replace them with BS6 or stricter emission compliant vehicles. This is going to benefit owners of about 2.07 lakh vehicles. So BS standards are emission regulations set up by the government to limit the amount of pollutants a vehicle's engine can release. BS6 is the current and strictest standard. So Delhi NCR has 2.98 crore registered vehicles, growing at 7% per year. But not all vehicles pollute equally. Old trucks and buses are disproportionately responsible for a large share of the damage. Trucks and buses together account for 36% of PM 2.5 emissions. A 2018 study by Terry found that transport sector accounts for 40% of carbon monoxide and 63% of nitrogen oxide emissions in Delhi NCR region. Why old vehicles are so much bad? So vehicle which is mechanically fit can still be dangerously polluting if it is running on an old BS standard. Overall also, if we see that engine parts, they wear out, combustion therefore becomes incomplete, and emission controls degrade. So old vehicles also lack modern systems like diesel particulate filters and selective catalytic reduction, which BS6 vehicles use to clean exhaust. So what this scheme is proposing? So the scheme incentivizes vehicle owners to voluntarily phase out their older trucks and buses and replace them with cleaner alternatives. So to ensure that older polluting vehicles are not simply relocated from Delhi to other vulnerable cities, therefore government has made scrapping as mandatory. So this is fitting into the larger clean air agenda of the government because it is complementing schemes like PME's e-bus Seva scheme, National Clean Air Program. Okay, so Commission for Air Quality Management has been monitoring the sources of pollution in NCR region, and it has found that there is a massive backlog of dirty vehicles which are polluting this region. Okay. So the next topic is RBI holds interest rates. This topic is important for economy section. RBI through its monetary policy committee has kept the repo rate unchanged. So MPC has adopted a cautious wait and watch approach amidst increasing uncertainty. So escalating tensions which involve the US, Iran as Israel, they have increased risk of higher energy prices, supply chain disruptions, financial market volatility and global trade uncertainty. Repo rate has remained at 5.25%. RBI has revised GDP growth forecast for this financial year 2027 from 6.9 to 6.7%. While domestic demand remains resilient and manufacturing and services continue to expand, external shocks are going to moderate the overall economic growth. Even the CPI inflation has been raised from 4.6% to 5.1%, which is still within manageable range of the MPC, because we know that this range is 4 plus and minus 2%. Okay, why inflation is being driven? So this fuel prices have increased by about 7.5 per liter. This is impacting inflation directly. Food inflation risks are also there. Okay, so to strengthen external financial conditions and support economic growth, RBI has also announced several capital inflow enhancing measures like concessional forex swap facility for PSUs, in which they will be encouraged to go for external commercial borrowings, the PSUs basically, so as to support investment and infrastructure spending. RBI will also provide hedging support for banks who are mobilizing FC and RBB deposits, and banks will therefore offer more attractive interest rates for these foreign currency holders. Okay, so RBI has also expanded the universe of government securities which are eligible for fully accessible route. This will enhance foreign direct participation in government bond securities. Okay, and higher investment limits for NRIs and OCIs are also announced in listed equity instruments. So still, you know that it may be hard to believe, but as per RBI governor also, that the rupee may still be actually overvalued. RBI is controlling that rupee and maintaining it is maintaining market-based valuation. So, and because of pressure on all currencies as compared to the dollar, rupee is also suffering. Indian rupee is not suffering because of weak macroeconomic conditions of the country. The investment to GDP ratio has been rising, which is suggesting that business confidence is strengthened in India. Okay. So the next topic is Jan Samarth portal. This topic is important for our governance section. So Jan Samarth has completed 4 years of its journey.
It's a unique digital platform for credit-linked government schemes, which was launched in 2022. It has a twin objective of expanding the reach of government-sponsored schemes and streamlining the credit delivery process. So it is available in 8 different languages. It is a digital marketplace with front-end user interface for beneficiaries. It is a single window facility for 15 credit-linked central government schemes application submissions and 254 member lending institutions. So the next topic is Software Technology Parks of India. This topic is important for economy section. Recently, STPI has organized STPI Tech Summit 2026. So what are STPIs? They were established in 1991 under Ministry of Electronics. Their main objective is to promote a software export from the country, and they help in facilitating software development, export, and compliance with regulatory requirements. So basically, it nurtures pan-India startup ecosystem. Okay. So the next topic is Eklavya Model Residential Schools. This topic is important for our governance section. So National Education Society for Tribal Students have signed a MOU with Learning Links Foundation to implement the Amazon Future Engineer program across EMRs. So EMRs are basically schemes of a scheme of the Ministry of Tribal Affairs, which was launched in 1998 to provide quality residential education to scheduled tribes students from class 6 to 12th in remote areas. The program was revamped during the year 2018-19. EMRs are set up in every block with more than 50% ST population or at least 20,000 tribal persons. EMRs are co-educational residential schools from class 6 to 12, and they are on par with Navodaya Vidyalayas. So the next topic is solar cycle. This topic is important for your science and tech section. Researchers from IIA, they have used over 100 years of observations to investigate how large cellular structures known as supergranulations behave during different phases of the solar cycle. A solar cycle is approximately 11-year cycle of solar activity driven by a sun's magnetic field. It is indicated by the frequency and intensity of sunspots visible on the surface. Every 11 years or so, the sun's magnetic field completely flips. The solar cycle activities on the surface of the sun, known as sunspots. It is caused by sun's magnetic fields. It can be tracked by counting the number of sunspots. So solar minimum is the beginning of the solar cycle. Solar maximum is the middle of the solar cycle, after which the cycle ends and it fades back to solar minimum. So solar cycle has the potential to impact Earth's climatic conditions also. What is supergranulation? It is a physical pattern which covers the surface of the sun, quiet sun, and it is typically a horizontal scale of approximately 30,000 kilometers. So the next topic is Anusandhan National Research Foundation. This topic is important for governance section. Union Minister of Science and Technology has announced that Anusandhan National Research Foundation has supported digital portal, which will facilitate training in patent filing support, and research paper writing assistance. So this ANRF is functioning under the Department of Science and Technology. The aim is to seed, grow, and promote R&D. So it is an apex body to provide high-level strategic direction of scientific research and foster a culture of research and innovation throughout India's universities, colleges, research institutions, and R&D laboratories. It is also aiming to mobilize funds amounting to 50,000 crore rupees during the next 3-4 years. So the next topic is Economic Advisory Council to the Prime Minister. This topic is important for our economy section. PM Modi has chaired a meeting of the EAC to the Prime Minister. EAC is an independent body and meant to give advice on economic and related issues to the government of India, specifically to the Prime Minister. It analyzes any issues, economic or otherwise, referred to it by the Prime Minister and advising him thereon. It also addresses issues of macroeconomic importance. Role of EAC to PM is advisory in nature and not binding on the government. It is headed by a chairperson and consists of eminent economists as the members. So the next topic is Digital India Bhashini Division. This topic is important for our governance section. So Digital India Bhashini Division has signed an MOU with Kathmandu University. So Digital India Bhashini Division is under Digital India Corporation, and it is a national initiative for AI-driven multilingual digital inclusion and language technology. It also drives open resource innovation, multilingual AI research, data set creation, startup enablement, etc. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.